पद्मश्री से सम्मानित मालती जोशी जी 70 के दशक में हिंदी के महिला कथाकारों की पीढ़ी की अग्रणी लेखिका थीं। उनकी कहानियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय थीं। उनके प्रशंसक उनकी कहानियाँ सुनते या पढ़ते कहानी के साथ ही जीने लगते थे। आज सुनिए उनकी लिखी कहानी नारी तू केवल ममता है। दफ्तर से इनका फ़ोन आया था। बिलासपुर का प्रोग्राम बन रहा है, चलना है? चलना तो था, पर क्या? वही अपनी शाश्वत समस्या, ऊष्मा ऊर्जा को कहाँ छोड़ा जाए। इस समस्या का शाश्वत हल भी हमारे पास है, हमेशा की तरह जिज्जी के पास छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। क्यों? मेरे स्वर की व्यग्रता से वो चकित थे, शायद उन्हें बुरा भी लगा हो। मैंने किसी तरह अपने को संयत करके कहा, अरे अब वे कोई छोटी क्लास में थोड़े ही हैं कि बस्ता उठाया और चल दिए। ढेर सारी किताबें और ढेर सारा होमवर्क होता है, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। और फिर वो कह रही थी कि बस वाला भी वहाँ से चढ़ाने के लिए किचकिच करता है। तो फिर खैर, आप रिजर्वेशन तो करवा लीजिए, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद मैं गहरे सोच में डूब गई। बिलासपुर जाना बहुत ज़रूरी था। मौसा जी को गुजरे 5 महीने हो चले थे और मैं अब तक नहीं जा पाई थी। जिस दिन उनकी तेरहवीं थी उसके आसपास ही मेरे चचेरे देवर की शादी थी, सो जाना नहीं हो सका। और फिर एक बार टला तो बस टलता ही गया। इससे तो अच्छा था मन कड़ा करके तभी निकल जाती। थोड़ी बहुत चर्चा होती और क्या, पर एक काम तो हो जाता। निखिल भी पता नहीं मन में क्या सोचता होगा। 5 महीने बाद ही सही, मौका लगा तो तुरंत इनके साथ प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम तो बन गया, पर मेरा घर से निकलना क्या इतना आसान है। एक सनातन समस्या लड़कियों को लेकर हमेशा ही रही है। एक आध दिन के लिए कहीं जाना होता है तो वे लोग अपनी सहेलियों के यहाँ चली जाती हैं, पर हमेशा वो भी अच्छा नहीं लगता। अब तो 3 रातों का सवाल है। अभी पिछले साल तक ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। शहर में बच्चों की बुआ हैं, निश्चिंत होकर उनके पास छोड़ जाते थे, पर अब संकोच होने लगा है। लड़कियां खुद ही राजी नहीं होती। पिछले साल बड़े भैया का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। हम लोग 2 दिन के लिए उन्हें देखने गए थे। बच्चे हस्बे मामूल बुआ के पास थे। लौटने के बाद शाम को ये आकर दोनों को घर ले आए। पापा जैसे ही आवाज़ की जद से बाहर हुए, ऊष्मा ने कहा, मम्मी अगली बार से आपको कहीं जाना हो तो हम बेशक घर पर अकेले रह लेंगे, पर अब हमें वहाँ मत भेजा कीजिए। क्यों बेटे? मैंने धड़कते दिल से पूछा। ननद रानी जबान की जरा तीखी हैं, क्या बच्चों को भी नहीं बख्शा उन्होंने? मम्मी प्लीज़ आप पापा से मत बताना, पर मुकेश भैया वे हमें बहुत तंग करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। दोनों बस इतना ही कहकर चुप हो गईं, पर इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी क्या थी। बल्कि मैं तो अपने को कोस रही थी कि माँ होकर भी मैं इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कैसे कर गई। पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियां अब बड़ी हो रही हैं। उन्हें यहाँ वहाँ भेजने से पहले 10 बार सोचना होगा, खासकर बुआ के यहाँ। मुकेश ननद रानी का इकलौता बेटा है, 3 बहनों में अकेला भाई, इसीलिए खूब लाडला और शैतान भी। उसकी अपनी बहनें तो बड़ी थीं, उन पर कोई वश नहीं चलता था, पर ऊष्मा ऊर्जा को बहुत तंग करता था। चोटी खींचना, चिकोटी काटना, धौल जमाना, ये उसके प्रिय शगल थे। अक्सर ही दोनों बुआ के पास फरियाद लेकर आती थीं और बुआ अपने लाडले को एक मीठी सी डांट पिलाकर चुप करा देती थीं। बचपन की ये शैतानियाँ वैसे तो निरापद होती थीं, क्योंकि उनमें एक बाल सुलभ निश्छलता होती थी, पर अब उन्हें झेलना मुश्किल था। पहले तो फिर भी उस घर में 3 बहनें थीं, भाई पर थोड़ा अंकुश रखती थीं, पर अब 2 तो शादी के बाद अपने घर की हो गई हैं, तीसरी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। घर में रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहा। मुश्किल तो ये है कि ये बात बच्चों के पापा को समझाना बहुत कठिन है। पुरुषों को वैसे भी इन बातों की समझ नहीं होती। फिर आंख पर अगर स्नेह और ममता का पर्दा पड़ा हो तो क्या कहने। नहीं तो क्या जिज्जी की सतर्क निगाहों से ये सब छूट पाता। मैं अपने सोच में डूबी हुई थी कि शाम का खाना बनाने महाराजन घर में दाखिल हुई। पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैंने तपाक से पूछ लिया, काकी 2 दिन के लिए जरा गमी में जा रही हूँ, तुम बच्चों के पास रह लोगी? हाँ, उन्होंने एक लंबी हामी भरी। हमाओ का है, घर में सोत है सो इतने परे रही हैं, टीवी तो खुला छोड़ जाओगी ना।
टीवी बंद कर जाऊंगी तो ये लड़कियां मुझे कच्चा नहीं चबा जाएंगी? फिर ठीक है, तो निस्फिक्र होकर जाओ। 2 जागो रोटी बेलवे जात हैं, सो उतय की भी छुट्टी कर दी है। नहीं नहीं, छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी गैर हाजिरी की सूचना कॉलोनी भर में प्रसारित हो। ये दोनों कौन सा दिन भर घर पर रहेंगी, स्कूल भी तो जाएंगी। तुम तो सुबह उनका खाना बनाकर चली जाना, अपने सारे काम निपटा कर शाम को आ जाना, खुद भी खाना, इन्हें भी खिलाना और सो रहना। एक तरह से इंतज़ाम पक्का हो गया। लड़कियों ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। खुश थीं कि सारा सामान लाद कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। काकी से वैसे तो दोस्ती थी, पर वाचालता से आतंकित थीं। मैंने कहा, तुम लोग तो उनके लिए टीवी खोल देना और कमरे में बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई करना। अपनी समझ से तो मैंने बड़ा पुख्ता इंतजाम किया था, पर इन्हें पसंद नहीं आया। बोले, जिज्जी को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा कि नौकर चाकर अपनों से ज़्यादा अपने हो गए। पर उन्हें पता ही क्यों लगेगा? क्यों, बताना तो पड़ेगा। एक आध बार आकर देख तो जाएंगी। आप भी कमाल करते हैं। शहर के उस छोर से बेचारी 50 रुपये खर्च करके यहाँ हालचाल पूछने आएंगी। देखिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। मैंने पड़ोस में मिसेस नायर से कह दिया है, वे ध्यान रखेंगी। शुक्र था भगवान का कि बेमन से ही सही ये मान गए, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी कि खबर पाते ही माँ से पहले मुकेश जी यहाँ हाजिर हो जाएंगे और लड़कियाँ खासी परेशान हो जाएंगी। रिश्तेदारी का मामला ही ऐसा अजीब होता है, मुंह खोलकर आप ना तो कुछ कह सकते हैं और ना सह सकते हैं। गाड़ी पर चढ़ने तक तो मैं घर की चिंताओं से घिरी रही, पर जैसे ही सुव्यवस्थित होकर अपनी बर्थ पर लेटी, मेरा मन घर छोड़कर सालों पीछे लौट गया। मौसी का चेहरा याद करने की कोशिश की, पर माँ का चेहरा ही सामने आता रहा। दोनों बहनों में अद्भुत साम्य था। नीतू तो हमेशा कहती थी कि जब भी मुझे अम्मा की याद आती है, मैं मौसी को देख लेती हूँ। मौसी को गुजरे भी तो अरसा हो गया। निखिल तब मुश्किल से 10 साल का रहा होगा। मुझे याद है, मौसी की तरह के बाद जब हम लौटे, तीनों बच्चे हमारे साथ थे। नीरू नीतू तो मेरी हम उम्र ही थी। निखिल की थोड़ी चिंता थी, पर तीनों ही बहुत जल्दी घुल मिल गए। माँ लेकिन 6 महीने में हाँफ उठी थीं। 4 अपने थे ही, ये 3 और आ गए। शारीरिक और आर्थिक भार से उनकी कमर टूट चली थी। पापा भी जब तब दबी जवान में झल्ला उठते। अपनी सामर्थ्य तो देखती नहीं है, बस जोश में आ जाती है। माँ बेचारी रुआसी हो जाती। अब छोटी बहन की आत्मा के लिए इतना सा करना भी गुनाह हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि रमा दीदी का ब्याह निकल आया और माँ को इस धर्म संकट से अनायास मुक्ति मिल गई। रमा दीदी मौसी के जेठ की, यानी कि ताऊ जी की छोटी बेटी का नाम था। बड़ी उमा 2 साल पहले ही ब्याही जा चुकी थी। ब्याह का न्योता देने और बच्चों को लिवाने ताऊ जी खुद आए थे। हाथ जोड़कर बोले, बहन जी, इस विपदा में आपने जैसी हमारी मदद की है, इन दुखियारे बच्चों को अपनी ममता की छाँव दी है, सचमुच हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने सचमुच मौसी अर्थात माँ सी का नाम सार्थक कर दिया। पर अब हमें इन्हें ले जाने की आज्ञा दीजिए। आप तो जानती हैं, इन बच्चों को एक तरह से इनकी ताई नहीं पाला है। इस लड़के में तो उनके प्राण बसते हैं। वो तो आपका लिहाज कर गई, वरना उसे कभी आंखों की ओट नहीं होने दिया। दुल्हन जहाँ मर्जी आए जाती रहीं, पर इसे कभी नहीं भेजा। अब रमा की शादी के बाद तो एकदम ही अकेली पड़ जाएंगी, एकदम बौरा जाएंगी। वैसे भी बहन जी, बच्चे अपने ही परिवार में पलें तो ठीक रहता है। कल को इन लड़कियों के लिए भी घर वर ढूंढना है। इनके बाप तो आप जानती हैं, फौज में हैं। शादी पर आ जाएं यही बहुत है। यहाँ तो जो भी करना है हम ही को करना है। ये ताऊ जी की गर्वोक्ति नहीं थी, वस्तुस्थित, और फौज की नौकरी ने मौसा जी को हमेशा घर से दूर ही रखा। घर की सारी जिम्मेदारी ताऊ जी के ही सिर पर थी। नीरू और नीतू दोनों की शादी में देखा था, मौसा जी मंडप के दिन ही आ पाए थे। लड़का ढूंढने से लेकर दहेज जुटाने तक का सारा सिरदर्द ताऊ जी का था, और इस काम में उन्होंने जरा भी पक्षपात नहीं किया था। अपनी और भाई की बेटियों में फ़र्क नहीं किया था। निखिल की शादी में तो मौसा जी रिटायर होकर घर आ गए थे, तब भी उनकी भूमिका मात्र दर्शक की थी। सारी व्यवस्था उनके भाई ही देख रहे थे। रिटायरमेंट के बाद मौसा जी गाँव में ही रह गए थे। कहते कि इतने सालों तक भैया ने जी तोड़ मेहनत की है, उन्हीं की कृपा से मेरे बिन माँ के बच्चे पल गए, ब्याह गए। अब मैं उन्हें काम नहीं करने दूंगा, पूरा आराम दूंगा।
पर आराम भी तभी मिलता है जब मनुष्य उसे भाग्य में लिखा कर लाता है। ताऊ जी भी ये सुख ज़्यादा दिन तक नहीं भोग सके। मुश्किल से उसके बाद 2-2.5 साल जिए। पत्नी की मृत्यु से मौसाजी दुखी भर हुए थे, पर बड़े भाई की मृत्यु से तो एकदम टूट ही गए थे। बाद में उन्हें भी कैंसर जैसे जानलेवा रोग ने जकड़ लिया। उनका गठीला शरीर देखते देखते साल भर में कंकाल बन गया। आखिरी 3 महीने तो उन्होंने मरणांतक पीड़ा भोगी थी। मैं तो घर गृहस्थी के झंझटों के कारण उन्हें देखने नहीं जा सकी थी, पर बड़े भैया 2 बार हुआ आए थे। बोले, उनका कष्ट देखा नहीं जाता, इससे तो अच्छा था किसी लड़ाई में शहीद हो जाते, कम से कम यश तो मिलता। पर मनचाही मृत्यु सबको कहाँ नसीब होती है। सर्किट हाउस पहुंचते पहुंचते 11 तो बज ही गए थे। घर से चलने से पहले निखिल को सूचित कर ही दिया था। सर्किट हाउस से फिर एक बार फ़ोन कर दिया कि नहा धोकर बस पहुंच ही रहे हैं। ये मुझे छोड़कर इंस्पेक्शन पर निकल जाएंगे, शाम को लौटकर खाना खाएंगे, दिन भर मैं वहीं रहूँगी। निखिल और अंजू प्रतीक्षा करते ही मिले। सॉरी तुम्हें देर करवा दी ना। नो प्रॉब्लम, आज तुम्हारे ऑनर में मैंने छुट्टी ही ले ली है। एक बार ऑफिस पहुंच जाओ तो फिर लौटने का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे अच्छा भी लगा और संकोच भी हुआ कि निखिल ने मेरे लिए अपनी एक छुट्टी बर्बाद कर दी। वैसे छुट्टियां होती ही इसीलिए हैं, किसी अपने पर बर्बाद की जाएं। इन्होंने मातम पुरसी की औपचारिकता की और अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद हम लोग थोड़ा सहज हुए। फिर मैंने अपने ढंग से मातम पुरसी की। मौसा जी की बीमारी, उसका इलाज, उसका खर्च आदि का ब्यौरा लिया। अंतिम संस्कार के बारे में पूछा कि कहाँ किया, कैसे किया। नीरू मीतू की खोज खबर ली। पता नहीं कितने सालों बाद मिले थे हम। बातें थीं कि ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। एकाएक निखिल बोला, दीदी जीजा जी जल्दी में थे और पूरा परिफरनेलिया साथ में था, इसलिए मैं उस समय कुछ कह नहीं सका, पर हम लोग तो एक एक कप चाय ले ही सकते हैं, क्यों अंजू? यस सर, अंजू ने कहा और तत्परता से उठ खड़ी हुई, पर मुझे उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिखाई दी। शायद इस बीच महफिल से उठना उसे अखर रहा था। यूँ भी बेवक्त चाय बनाना औरतों को रास नहीं आता। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। वैसे हम लोग चाय नाश्ता लेकर ही चले थे, मैंने कहना चाहा। मुझे मालूम है दीदी, वहाँ साहब बहादुर के लिए जंबो ब्रेकफास्ट सजा होगा, पर इस गरीब भाई की कुटिया में भी थोड़ी सी जूठन गिरा दो तो क्या हर्ज है। उसकी इस नाटकीयता पर मुझे हंसी आ गई। तब तक अंजू चाय लेकर आ गई थी। ये चौथा कप किसके लिए है, मैंने पूछा। अपनी सो कॉल्ड सास के लिए। जितनी बार घर में चाय बनती है उन्हें देना जरूरी है, नहीं तो श्रवण कुमार नाराज हो जाते हैं, उसने तल्खी से जवाब दिया। ये किसकी बात कर रही है, मैंने निखिल से पूछा। ताई जी की। निखिल का स्वर बेहद खिसियाया हुआ था। तुम्हें तो मालूम है उन्हें चाय का कितना शौक है। ताई जी क्या यहीं हैं? और कहाँ जाएंगी, अंजू ने मुंह पिचकाकर कहा। इस बार फिर निखिल ने अपराधी स्वर में जवाब दिया। बाबूजी की बीमारी में उन्हें गांव से बुला लिया था। अरे तो तुमने मुझे बताया भी नहीं कि वे यहाँ हैं। चलो अंजू, चाय वहीं चलकर पीते हैं। अंजू ने मेरे प्रस्ताव पर कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। अपना कप वहीं निखिल के कप के पास रखकर वो मेरे साथ चल दी। जाहिर था श्रवण कुमार को उनके पास जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। जीना चढ़ते हुए मैंने कहा, उन्हें सो कॉल्ड सास मत कहो। तुम्हें मालूम है निखिल को उन्होंने ही पाला है। वे सचमुच तुम्हारी सास हैं, और तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी सास की भी वे सास ही थीं। पता नहीं उनकी क्या लगती थी, उसने तुनक कर कहा। तब तक हम कमरे में पहुंच गए थे। दरवाज़ा ठेलकर जो सामने बैठी आकृति को देखा तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। क्या ये ताई जी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। निखिल की शादी में उन्हें आखिरी बार देखा था। सुहाग दर्प से दिप दिप करता उनका मुखमंडल याद आया। घर पर ही नहीं, पूरी बिरादरी पर शासन करने वाला उनका दबंग सुदीर्घ व्यक्तित्व आंखों में कौंध गया। अब तो वे उस रूप की छाया भर रह गई थीं। मुझे संभलने में कुछ क्षण लग गए थे। फिर अपने को संयत करके मैं आगे बढ़ी और कहा, ताई जी प्रणाम। उनकी जिज्ञासु आंखें मेरा चेहरा टटोलती रहीं। मुझे पहचाना नहीं ताई जी, मैं सुमन हूँ, सनी मौसी की बेटी। अरे सुमन बिटिया, माफ़ करना बिटिया, अब आंखें पहले की सी नहीं रहीं। कहते हुए उन्होंने मुझे अंक में भर लिया। उनका स्पर्श पाते ही मेरे आंसू निकल आए। वे तो भरभरा कर रो पड़ी थीं। बड़ी देर बाद उन्हें चुप किया जा सका। तब तक अंजू चाय की ट्रे रखकर नीचे जा चुकी थी। शायद उसे ये शोक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा होगा।
पर शायद वो नहीं जानती थी कि व्यक्ति जिस तिस के सामने नहीं रोता है। जब कोई अपना मिलता है तभी आंसू अपने आप बह निकलते हैं। ताई जी जब कुछ प्रकृतिस्थ हुई तो मैंने कहा, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है, मैं तो आपको एकदम पहचान ही ना पाई थी। ये बात ठीक नहीं ताई जी, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है लली, और कुछ होगा भी नहीं। भगवान ने मुझे पत्थर से गढ़ा है। मेरे सामने से छोटे बड़े सब उठकर चले गए और मुझे खरोंच तक नहीं आई। पता नहीं कौन सी अमर बूटी खाकर आई हूँ मैं। लाला जब बीमार थे तब ठाकुर जी को कितना मनाया, कितनी मिन्नतें की कि मेरी ज़िंदगी के बाकी दिन इन्हें दे दो। इस आदमी ने सारी ज़िंदगी वनवास भोगा है, अब 4 दिन बाल बच्चों के बीच रह लेने दो, नाती पोतों का सुख भोगने दो। पर भगवान ने एक नहीं सुनी। ऐसी मौत दी उन्हें कि याद करके आज भी रोया काँप उठता है। उनका कष्ट देखा नहीं जा रहा था। बस यही संतोष है कि आखिरी वक्त में बाल बच्चों के साथ थे, बेटे की सेवा पा रहे थे। सच, निखिल ने बहुत सेवा की, बहुत खर्च भी किया। भगवान की मर्जी कुछ और ही थी, क्या करें। एक दीर्घ निश्वास खींचकर वो चुप हो गई। कुछ देर और उनके पास बैठकर मैं नीचे चली आई। उनसे भी आग्रह किया कि चलिए वहाँ सबके साथ बैठिए, यहाँ अकेले बैठे बैठे मन और ख़राब होता है, पर वे नहीं आई। विनम्र किंतु दृढ़ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया। नीचे आकर मैंने निखिल से कहा, निखिल, ताई जी को ये क्या हो गया है? कैसी पर्सनालिटी थी और अब क्या हो गई हैं? आई एम अफ्रेड शी इज़ नॉट वेल। अब नहीं भी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वे तो डॉक्टर के नाम से बिदकती हैं, कहती हैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ जी सभी ने तो डॉक्टर से इलाज करवाया था, क्या फ़ायदा हुआ? क्या कोई दवा मौत को रोक सकी है? अब मुझे बिना दवा के ही मरने दो। बच्चे स्कूल से लौट आए तो अंजू खाना लगाने के लिए उठ गई। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा हाथ बटा लूँ, नहीं तो सोचेगी कि ननद रानी केवल बातों की ही धनी है। मेज पर 5 ही थालियाँ थीं। मैंने पूछा, ताई जी नहीं खाएंगी? आज उनकी एकादशी है, वैसे भी वे टेबल पर कहाँ खाती हैं। उनके लिए आसन और पीढ़ा मैंने ऊपर के कमरे में ही लगा दिया है, यहाँ जगह कहाँ है। फलाहार तो करेंगी ना? लाओ मैं कुछ बना दूँ। कब से बना रखा है, उनकी थाली तो पहले लगानी पड़ती है, नहीं तो आपके भाई मेरा कोर्ट मार्शल नहीं कर देंगे। तो लाओ मैं दे आती हूँ, तुम कितनी बार ऊपर नीचे करोगी? थैंक यू दीदी, उसने मुझे ट्रे पकड़ाते हुए कहा। मैंने देखा एक साबूदाने की खिचड़ी का डोंगा और एक दही की कटोरी, बस। फल फूल मिठाई कुछ भी नहीं। फलाहार क्या ऐसा होता है? ऊपर कमरे में मैंने उनका आसन पीढ़ा लगा दिया, मटके से पानी भरकर रख दिया। फिर परोसने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से डोंगा लेकर थोड़ी सी खिचड़ी प्लेट में डाल ली और बोली, ले जा, निखिल को खिला देना, उसे बहुत पसंद है। साबूदाने की खिचड़ी तो मेरा भी प्रिय व्यंजन है, पर उसकी शक्ल देखकर ही मन भर गया था। नीचे आकर कहा, लो निखिल, तुम्हारा प्रसाद आ गया। इन सब पुराने लोगों की आदतें एक सी होती हैं ना, बच्चों को दिए बिना उनके गले से कौर नहीं उतरता। ताई जी पहले खिचड़ी कहाँ खाती थीं? गांव में तो इसका चलन ही नहीं था। यहाँ तो मैं ही जिद पकड़ गया, कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, पर आपके लिए बनेगी तभी मैं खाऊंगा। तब जाकर खाने लगी हैं। अरे इतने सारे व्रत करती हैं, बिना खाए गुजारा कैसे होगा? मुझे तो दीदी इन व्रत उपवासों का साइंस ही समझ में नहीं आता। अंजू ने नाक भौं सिकुड़ते हुए कहा, इस उम्र में तो काफ़ी हल्का खाना लेना चाहिए, पर फलाहार की चीज़ें देखिए आप, कितनी हैवी होती हैं, सबकी सब देसी घी में बनती हैं। इस एज में डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। मन में सोचा, उनके डाइजेशन की चिंता तो तुम खूब कर रही हो, 1 चम्मच भर भी घी में इतना सारा साबूदाना छौंक दिया है। ताई जी पर दया हुआ ही, वहाँ घर में घी दूध का भंडार भरा हुआ है, यहाँ बहू चम्मच भर घी का भी उलाहना दे रही है। खाना खाने के बाद मैं टेबल साफ़ करने के लिए नहीं रुकी, क्योंकि निखिल से बात करने के लिए यही 2-4 एकांत क्षण मिल रहे थे। निखिल, मैंने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, मुझे लगता है ताई जी अपने गांव घर को बहुत मिस कर रही हैं। यहाँ का माहौल शायद उन्हें रास नहीं आ रहा है। अंजू की बातों को बहुत सीरियसली मत लो दीदी, उसकी भग जग तो चलती ही रहती है, मुझे तो अब आदत हो गई है। तुम्हें तो आदत होनी ही चाहिए, तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी जो गुजारनी है, पर वैसे उसका भी दोष नहीं है, लेकिन दोनों घरों के कल्चर में बहुत फ़र्क है, इसलिए परेशानी होती है। कल्चर? कल्चर किस चिड़िया का नाम है, शायद वो लोग जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं कहते निखिल, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, थोड़ा बहुत अंतर
हो तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, पर अंतर अगर ज़्यादा हो तो दोनों पक्ष कष्ट पाते हैं। फिर अब तो ताई जी की वो उम्र भी नहीं रही है, तुम उन्हें गांव क्यों नहीं भेज देते? वे तो खुद जाना चाहती हैं, कई बार निहोरा कर चुकी हैं, पर तुम ही बताओ, उनकी ये उम्र क्या अकेले रहने की है? कल को मैं जिज्जी लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कहेंगी नहीं कि अपनी गरज पर तो बड़े आदर से लेवा ले गए थे, अब काम हो गया तो लाकर पटक दिया। तुम्हारी ऐसी कौन सी गरज थी? बाबूजी की बीमारी? तुम्हें उनकी हालत का अंदाज़ा नहीं है। मैं घंटे भर के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकता था। वैसे भी ताई जी को याद तो करते ही थे। मैं भी एकदम बंध गया था, इसलिए दफ्तर का आदमी भेज कर बुलवा लिया। उन्होंने आकर सब संभाल लिया, तब कहीं जाकर मैं थोड़ा फ्री हो पाया, नहीं तो महीने भर की छुट्टी लेकर बैठ गया था। ताई जी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि तुमने बाबूजी की बहुत सेवा की थी। इसमें तारीफ़ की क्या बात है, वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, आखिर बेटा था मैं उनका। पर ताई जी ने जो किया उसकी तो मिसाल ही नहीं है। बाबूजी तो रो देते थे कि इस उम्र में उन्हें ये नरक उलीचना पड़ रहा है, पर वे डपट देती थीं, कहती कि माँ कहते हो ना मुझे, फिर संकोच क्यों करते हो? मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? क्या बेटे की नौकरी छुड़ा दोगे या कि बहू के सामने बेपर्दा होगे? ये उस पीढ़ी के लोग हैं निखिल। ऐसी जीवट, ऐसी कर्मठता, ऐसी भावना हम लोग कहाँ से लाएंगे? मैं अभी कल्चर की बात कर रहा था ना। बाबूजी की बीमारी में उन्हें देखने मेरे सास ससुर दोनों आए थे। ताई जी की सेवा भावना का मेरी सास ने क्या निष्कर्ष निकाला जानती हो? बोली कि ऐसी लगन से तो कोई पत्नी या प्रेमिका ही सेवा कर सकती है। छी निखिल, अपने बड़ों के लिए ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात मेरी छाती में जमकर बैठ गई है दीदी। मैं और किसी से ये कह भी नहीं सकता, सिर्फ तुमसे कहकर ही हल्का होना चाहता हूँ। उस औरत ने ये बात अंजू के दिमाग में भी फिट कर दी है। तब से उसका सारा नज़रिया ही बदल गया है। ताई जी को बहुत हिकारत से देखने लगी है, उन्हें अपमानित करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। इसलिए उनका इंतज़ाम मैंने ऊपर कर दिया है। जो कुछ भी झेलना होता है मैं झेल लेता हूँ। ये जो कूढ़ मगज लोग होते हैं ना निखिल, वे स्त्री पुरुष संबंधों को एक ही तरह से परिभाषित करते हैं। वे नहीं जानते कि इन संबंधों के भी कई सोपान होते हैं। एक सोपान तो ऐसा है जहाँ पत्नी भी माँ बन जाती है। भाभी को तो हमारे यहाँ पहले से ही माँ का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन रिश्तों की इस उदात्तता को समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो ये लोग अंग्रेजियत के आगे कब के गिरवी रख चुके हैं। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि ये रिश्ता ताऊ जी ने ही पक्का किया था। वो तो पारखी व्यक्ति थे, संस्कारों की इस खाई को कैसे नज़रअंदाज कर गए। रिश्ते तय करते समय कोई अपना असली चेहरा कहाँ दिखाता है। सिर्फ कन्या ही मेकअप नहीं करती, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए सारा खानदान मुखौटे पहन लेता है। किचन से कुकर की सीटी और मिक्सर की आवाज़ एक साथ सुनाई दी तो मैं चौंकी। जाकर देखा तमाम सामान फैला है और अंजू जी जुटी हुई हैं। ये क्या भाई, अभी तो सुबह का खाना ही नीचे नहीं उतरा और तुम शाम की तैयारी में जुट गई। क्या पीस रही हो? दही बड़े की दाल। और कुकर में क्या चढ़ा रखा है? आलू। तभी कुकर ने तीसरी सीटी दी। मिक्सर रोककर उसने कहा, दीदी ज़रा बंद कर देंगी प्लीज़? गैस बंद करते हुए देखा प्लेटफॉर्म पर एक प्लेट में 6-7 अंडे रखे हैं। मेरी घूरती निगाहों को पकड़कर उसने कहा, आपसे पूछना भूल ही गई थी, जीजा जी अंडा तो खाते हैं ना? एग करी बना रही थी। खाते तो हैं, पर आज एकादशी है ना? आप लोग तो एकादशी नहीं करते ना? फिर क्या हर्ज है, ऐसे व्रत वाले दिन ही तो मुझे मौका मिलता है। बाकी दिन तो मैं ऐसी वैसी चीज़ें बनाने का सोच भी नहीं सकती। सच दीदी, बड़ी बंदिशें हैं। बंदिशें? मैंने उसके खुले गले वाले गाउन को देखा जो शरीर के सारे उभारों को स्पष्ट कर रहा था। अच्छा था कि उसने सुबह जिया जी के सम्मान में साड़ी बांध ली थी। उनके जाते ही वो गाउन में आ गई थी। ताई जी को कैसा लगता होगा? उन्होंने तो शायद कभी बहू के खुले सिर की भी कल्पना नहीं की होगी। मैं कुछ करवाऊँ? आप पूछेंगे तो मुझे लालच हो जाएगा। एक दिन के लिए आई हैं और यहाँ भी काम करेंगी। चलिए, अच्छा इलायची छील दीजिए। ये इलायची किस लिए? मैंने छीलते हुए पूछा। खीर बना रही हूँ। मन हुआ कि कह दूँ कि हम लोग मातम पुरसी पर आए हैं, तुम ये 36 व्यंजन क्यों बना रही हो? पर जो औरत एकादशी के दिन अंडे पका रही थी, उससे ऐसे लोकाचार की अपेक्षा व्यर्थ थी। शायद वो हम लोगों को अपनी पाक कला से इम्प्रेस करना चाहती थी। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, बहुत अच्छा खाना मत बनाना अंजू, नहीं तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी।
रोज़ मेरी तुम्हारी तुलना होगी और मुझे तो 19 ही रहना है, मैं जानती हूँ। वैसे भी तो दीदी अपनी बीवी के हाथ का खाना कितनों को पसंद आता है, हमेशा दूसरों की तारीफ होती रहती है। हमारे यहाँ तो दिन में 10 बार ताई जी के खाने का जिक्र होता है। उस पीढ़ी की औरतें सचमुच बहुत अच्छी कुक होती थी अंजू। ताई जी जब तक यहाँ हैं उनसे 2-4 चीज़ें सीख ही लो, काम आएंगी। ना बाबा, मैं तो उन्हें रसोई में बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकती। इतनी मीन मेख निकालती हैं कि बस। और उनकी नज़र से कुछ छूटता भी नहीं है। ये महरी ने मटका क्यों छू दिया, आटा सने हाथों से दही का सकोरा क्यों उठा लिया, फ्रिज में दूध के साथ रात की सब्जी क्यों रख दी, मैं तो परेशान हो जाती थी। अब जब से उनका इंतज़ाम ऊपर ही कर दिया है, आराम है। पुराने संस्कार हैं अंजू, एकदम कैसे जाएंगे। इस उम्र में तो और भी मुश्किल है। वो कुकर ठंडा हो गया हो तो आलू निकाल दो, छील देती हूँ। ताई जी का तो रात में भी उपवास होगा ना, वो प्याज लहसुन में हाथ लगाने से पहले ही उनके लिए 4 आलू उठा कर रख दो। आप भी उनकी तरह बोलने लगी हैं? अरे हमारे भी तो वही पुराने संस्कार हैं। तुम्हारी तुलना में तो हम पुरानिया ही कहे जाएंगी कि नहीं। ये भी कभी कभी ऐसी पुराणपंथी वाली बातें करते हैं। वो भी तो उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा है। तुम्हारी अपनी सास जिंदा होती तो वो भी ऐसी ही बातें करती और उन्हें तो तुम्हें 12 महीने झेलना पड़ता। ताई जी फिर भी 4 दिन बाद चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी वे? और जाना भी चाहें तो उन्हें जाने कौन देगा? श्रवण कुमार जी सिर पटक कर प्राण नहीं दे देंगे? सच दीदी, इनकी माँ अगर इन्हें इतना सा छोड़कर मर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? किसी ने इन्हें छाती से लगाकर पाला है तो उसका एहसान जिंदगी भर मुझे क्यों उठाना होगा? मैं चकित और हतप्रभ होकर उसका चेहरा देखती रह गई। इस तरह भी कोई सोच सकता है? ये मेरी कल्पना से परे था। क्या नई पीढ़ी सचमुच इतनी संवेदन शून्य हो गई है? अच्छा दीदी, एक बात बताइए, इतनी भरी जवानी में बीबी चल बसी थी, फिर भी बाबूजी ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये प्रश्न उसने औचक ही पूछ लिया होता तो शायद मैं उसका मर्म समझ नहीं पाती, पर निखिल से बात करने के बाद मेरे लिए सब कुछ साफ हो गया था। इसीलिए मैंने सपाट स्वर में कहा, ऐसे जवान भी नहीं थे मौसा जी। उस समय निखिल ही कोई 10 बरस का रहा होगा। नीरू नीतू तो उससे भी बड़ी थी, फिर भी उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी थोड़ी ही है। 1-2 प्रस्ताव तो खुद मेरी माँ लाई थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, बहन जी मैं फौजी आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वैसे भी घर पर 1-2 साल बाद ही आ पाता हूँ। आपकी बहन ने निभा लिया, दूसरी भी निभा लेगी, क्या गारंटी है? फिर लोग दूसरी शादी करते हैं बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चे तो इतने अच्छे पल रहे हैं कि मुझे फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं है। और वाकई ताऊ जी और ताई जी ने मिलकर तीनों बच्चों को ऐसी अच्छी परवरिश दी जैसी कि सगे माँ बाप भी नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है। और मैं तफसील से उस विषय में बताने लगी थी कि मैंने देखा अंजू की दिलचस्पी खत्म हो गई है और दूसरे कामों में लग गई है। अपेक्षित उत्तर न मिलने से शायद उसे निराशा हुई थी। रात का खाना क्या था? पूरा शाही डिनर था। मेज डोंगों से पट गया था। इन्होंने मुझसे फुसफुसा कर कहा भी, वी आर सपोज टू बी ऑन कॉन्डोलेंस विजिट ना। मैं क्या कहती, कैसे बताती कि जो महिला एकादशी का दिन एग करी बनाने के लिए सुविधाजनक मानती है वो इन बातों को नहीं समझ सकती। वो तो अपनी पाक कला से नंदोई को इम्प्रेस करने में तुली हुई है। 36 व्यंजन थे, फिर भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बार बार ताई जी का ख्याल आता। दोपहर को उनके लिए 4 आलू उठाकर रख दिए थे, वही तलकर ऊपर पहुंचा दिए गए थे। कैसी भरी पूरी गृहस्थन की मालकिन थी ताई जी, और आज उनकी ये दशा थी। मन इतना खराब हो गया था कि लौटते समय रास्ते भर उनकी ही बातें करती रही। मैंने कहा कि हम लोग तरसते हैं कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है। जिनके यहाँ है उन्हें कोई कद्र नहीं है। फालतू सामान की तरह उन्हें घर के कोने में पटक रखा है। रात को सोते समय मैंने एकाएक कहा, सुनिए, हम ताई जी को अपने पास रख लें तो कैसा रहे? जवाब में वे केवल हंस दिए, एक व्यंग भरी हंसी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने तुनक कर पूछा। मैं इतनी देर से इसी प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा था। जानता था तुम्हारी बात इसी बिंदु पर आकर ख़त्म होगी। मतलब? सारा वक्त तुम उन्हीं के बारे में बोलती रही हो। ना तुमने अपने भाई भाभी के बारे में कुछ कहा, ना उनके बच्चों का जिक्र किया, ना उनके घर का वर्णन किया, ना इतने जतन से बनाए गए खाने की तारीफ़ की। मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा कुलबुला रहा है। देखो, हर बात का मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, हम उन्हें अपने पास रख लें?
किस रिश्ते से? क्या कोई रिश्ता जरूरी है? देख तो रहे हैं वहाँ रिश्ते कैसे दम तोड़ रहे हैं, और फिर दूर का ही सही रिश्ता है तो। क्या तुम्हें लगता है इस रिश्ते के सहारे वे तुम्हारे पास आकर रह लेंगी? क्यों नहीं रह लेंगी? वहाँ जिस हाल में है उससे तो अच्छा ही रखूंगी। कब तक? मेरा मतलब है, कल को अगर अपाहिज हो गई, बिस्तर से लग गई, क्या तब भी इसी आस्था के साथ रख लोगी? मैं उनकी ओर देखती रह गई। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? मैं कोई अनहोनी बात नहीं कह रहा हूँ। बुढ़ापे का शरीर है उनका, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मान लो अभी ही वे अपंग अपाहिज होती तो क्या तुम उन्हें लाने की बात सोचती? अपने मन को अच्छी तरह टटोल कर जवाब दो। शर्म के मारे मैंने गर्दन झुका ली। मैंने रिश्ते की बात इसलिए उठाई थी सुमन, रिश्तों की प्रगाढ़ता ही असहज स्थितियों को सहने की शक्ति देती है। शायद इसी के बल पर वे निखिल की बहू को झेल रही हैं। तुम कहोगी भी तब भी वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगी, इसलिए अब ये विचार मन से निकाल दो और चुपचाप सो जाओ। सुबह फ़ोन की घंटी से आँख खुली। निखिल था। बोला, सॉरी, नींद से जगाने को माफ़ी चाहता हूँ, पर एक बात कहनी थी। बोलो। जाने से पहले घर पर एक चक्कर लगा लेना, बड़की अम्मा से मिल लेना, वे रात में तुम्हारा इंतज़ार करती रहीं। सॉरी यार, मैंने उनसे वादा किया था कि उनके जमाई बाबू से उन्हें ज़रूर मिलवाऊंगी, पर शाम को याद ही नहीं रहा। खाना खाने के बाद घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। सोचा अब तो सो गई होंगी। नहीं, वे जाग रही थीं। खैर कोई बात नहीं, आज मिल लेना, इसीलिए फ़ोन किया। 10:30 के बाद आओगी तो शायद मुझसे मुलाकात ना हो। उसके स्वर में झिझक थी। नो प्रॉब्लम, अंजू तो होगी ना, फिर ठीक है, तुम अच्छे बच्चे की तरह ऑफिस जाओ, रोज़ रोज़ छुट्टी लेना ठीक नहीं। फ़ोन रखते हुए याद आया कि इस बार निखिल ने बड़की अम्मा कहा था, जो सहज स्वाभाविक था। कल वो ताई जी कह रहा था तो बड़ा अजीब लग रहा था। शायद बीवी के सामने सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश कर रहा था। क्या पता ये फ़ोन भी उसने बीवी से छिपा कर ही किया हो। मेरा अंदाज एकदम सही निकला। अंजू हमारे आगमन के लिए एकदम तैयार नहीं थी। रात के सिलवट वाले कपड़ों में घर की सफाई में जुटी थी। हमें देखते ही परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले जाकर कपड़े बदले या हमारे लिए चाय बनाए। मैंने उसकी दुविधा समाप्त करते हुए कहा, चाय वाय तुम आराम से बनाना अंजू, हम तब तक ताई जी से मिल लेते हैं। रात बहुत देर हो गई थी, सोचा सुबह मिल लेंगे। यह आपने अच्छा किया, वे पूछ रही थी। अच्छा अंजू, ताई जी अगर राजी हो जाएं तो हम कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने साथ ले जाएं? वो हंसती। वे जाएंगी थोड़े ही, चारों दीदी लोग बुलाती रहती हैं। नीरू नीतू दीदी तो छोड़िए, वे अपनी बेटियों के यहाँ भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? वही पुराना राग, बेटी के अगर रहने से पाप जो लगता है। इस बात को इतनी बार इतनी तरह से कहती हैं कि मेरी मम्मी को तो अब यहाँ आने में भी संकोच होने लगा है। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, किसी के बेटा ना हो तो वो क्या करे? क्या घर में कैद होकर रह जाए? बेटा तो ताई जी के भी नहीं है, मैंने याद दिलाया। हाय राम, कोई ऐसा कहकर तो देखे, वे उसका मुंह नोच लेंगी। अपने लल्ला जी पर उन्हें बहुत नाज है, खुद पैदा करती तो पता नहीं क्या करती। अंजू ने मुंह पिचका कर कहा। इन्हें ये बातचीत जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। बेजारी से बोले, जल्दी करो भाई, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ताई जी हमारी प्रतीक्षा ही कर रही थीं। उन्होंने इन्हें प्रणाम भी नहीं करने दिया। बीच में ही टोक कर बोली, कुंवर जी, हमें यूँ पाप में तो मत ढकेलो। और फिर दोनों के हाथ में रुपए पकड़ा दिए। ये क्या ताई जी? हम दोनों ने एक साथ कहा। संकोच भी हो आया, जैसे हम इसी के लिए दोबारा लौट कर आए हैं। ये कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा नेग है। लेकिन ताई जी, इस समय कोई भी हो बेटा, मरना हो कि जीना हो, बहन बेटी तो नेक के साथ ही विदा होती हैं। संकोच मत करो, ये तो तुम्हारा हक है। ताई जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो कुछ दिन चलकर हमारे साथ रहिए। मैंने फिर से वही राग छेड़ दिया। इन्होंने आंखें तरेर कर मुझे देखा भी, पर मैंने परवाह नहीं की। ताई जी हंसकर बोली, तुम्हें बेटी मानती हूँ तभी तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो वे चारों मेरे प्राण नहीं ले लेंगी। तो आप उनके यहाँ भी जाइए ना। साल में 3-3 महीने सबके यहाँ रहने का क्रम बना लीजिए। उनका भी मन रह जाएगा और आपका भी जी बहल जाएगा। कहना तो चाह रही थी कि यहाँ वाले भी खुश हो जाएंगे, पर कह नहीं सकी। अब तो हम कहीं भी रह लें लली, जी तो हमारा बहलने से रहा। फिर क्यों बुढ़ापे में बेटी के दरवाजे पर जाएं? ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई ताई जी। आजकल इस तरह कोई नहीं सोचता। बेटा बेटी सब बराबर हैं। हम तो पुराने लोग हैं लली, सो पुराने ढंग से ही सोचते हैं। फिर अब हमें कितने दिन जीना है? इस उम्र में घर घर डोलते क्या हम अच्छे लगेंगे? और हम जाना भी चाहें तो क्या लल्ला हमें जाने देगा? गांव तक तो जाने नहीं देता, तो क्या लड़कियों के यहाँ भेज देगा?
और हम जिद करके चले भी जाएं तो सोचो उसकी कितनी बदनामी होगी। हमने लाख उसे बेटे की तरह पाला है, वो भी हमें माँ से बढ़कर मानता है। पर बाहर वाले तो ये सब नहीं जानते ना, वे तो यही कहेंगे कि बुढ़िया निखिल को भारी पड़ रही है। अपनी माँ होती तो क्या इस तरह समधियाने में पटक देता। हमें अपनी जगहसाई की चिंता नहीं है, पर लल्ला की बदनामी हम नहीं होने देंगे। औरत का अपना सुख दुख कुछ नहीं होता है लली, उसे तो हरदम बस बच्चों का भला बुरा देखना पड़ता है। मैं अभिभूत सी उन्हें देख रही थी, सुन रही थी। कहीं कोई अभियोग नहीं, शिकायत नहीं। वात्सल्य से दीप्त उनका चेहरा मेरे विवेक को अंदर तक झकझोर गया। मैं भी कैसी पगली उन पर अपनी सहानुभूति लुटाने आई थी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी नारी तू केवल ममता है। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है आदरणीय मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।